मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन है ना, तो 1 2 3 4 5 6, समझ आ रही है? तो साइक्लोहेक्सेनॉल और ओ लगा दो इस पे, और जिस कार्बन पे आप देखो, जिस कार्बन पे, दिस इज कार्बन नंबर 1, तो ये क्या बोल रहे हैं, 1 मिथाइल, मतलब उसी कार्बन पे मिथाइल लगेगा। क्यों ऐसा हुआ बोलो? क्योंकि मैम जिस कार्बन पे OH लगा है उसी कार्बन को कार्बन नंबर 1 बोलेंगे, बोलो हाँ या ना? समझ आ रही है बात? इसका डिहाइड्रेशन कराना है। यस पहले मैम। तो मुझे बताओ रिएजेंट क्या डालें, पहले तो मुझे बताओ रिएजेंट क्या डालें, बोलो। H2SO4। ठीक है अभिषेक, बच्चे कोई डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो। मीनवाइल वी आर आल्सो डूइंग द सैंपल पेपर, ठीक है अभिषेक? ओके मैम। हाँ जी, हाँ बताओ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बताइए। तो फर्स्ट कार्बन है, कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OH, उसके साइड में क्या आ रहा है, CH3। आपको बोला जा रहा है इसका डिहाइड्रेशन कराना है। तो डिहाइड्रेशन कैसे होता है, जिस कार्बन पे OH लगता है उसको तो बोलते हैं अल्फा कार्बन, है ना? जिस कार्बन पे OH लगा है उसे तो यस बोलते हैं मैम। अल्फा कार्बन, तो उसके पड़ोसी कार्बन बीटा ये हुआ और बीटा ये हुआ, बोलो। और एक बीटा ये भी तो हुआ। और डिहाइड्रेशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के। तो कैसे करते हैं बताओ? हाइड्रोजन्स यहाँ लगे हुए हैं दो दो, है ना? ये 2 ग्रीन हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये बीटा हाइड्रोजन्स हो गए, और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हो गए, 3 बीटा हाइड्रोजन ये काले वाले हो गए। यहाँ तक बात समझ आई सबको? तो क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, या तो कार्बन 1, तो कार्बन 2 भी बीटा है, कार्बन 3 भी बीटा है, कार्बन 4 भी बीटा है, जिनका नामकरण कर दिया मैंने ये। सो माय पॉइंट इज कि आपका एल्कीन कहाँ से बनेगा बताइए? OH जाएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में से जाएगा, तो एक एल्कीन बन सकता है ये वाला, बाकी CH3 लगा रहने दो वहीं पे। ये बेंजीन है, तो एक OH जाएगा, तो इधर से मतलब कहाँ से, फर्स्ट और थर्ड पे से, थर्ड पे से चला गया एक H, और फर्स्ट पे से चला गया एक OH। समझ आ रही है बात सबको? तो ये H2O हट जाएगा ऐसे करके, तो एक एल्कीन यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ CH3 रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फर्स्ट कार्बन है और CH3 का ये फोर्थ कार्बन नंबर जो है उस पे से एक H हट जाए, तो और क्या एल्कीन बन सकता है, डबल बॉन्ड CH2, बोलो सही बात है एवरीबॉडी? यस मैम। तो 3 एल्कीन्स बन गए, एल्कीन A, एल्कीन B, एल्कीन C। अब तुम मुझे बताओ कौन सी एल्कीन मेजर एल्कीन है, कौन सा रूल हम लगाते हैं मेजर एल्कीन बताने के लिए, प्लीज बताइए। यस अभिषेक, हाउ डू वी डिसाइड द मैक्सिमम और मेजर एल्कीन? एनीबडी? मोक्षिका? ठीक है, चैट बॉक्स में डाल रहे हैं, मैम मैं आए। चैट बॉक्स में आया है। हाँ ठीक है भव्य, यस मैम। ठीक है, बस चैट बॉक्स में डाल दो और कुछ नहीं। सेडजेस रूल लगाते हैं। सेडजेस रूल क्या कहता है अपने को? सेडजेस रूल कहता है द मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज अ मेजर एल्कीन। तो ये डब्बा है ना, ये एल्कीन है, तो यहाँ पे क्या सीन है, एक एल्काइल ग्रुप ये मिथाइल रहा, एक इधर से कनेक्शन है, एक इधर से कनेक्शन है। तो आप देखो इसमें क्या सीन है, दूसरा एल्कीन देखो, ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्कीन है, ये एल्कीन के इधर मिथाइल ग्रुप है CH3, एक इधर और एक इधर। तो ये बेसिकली अगर आप देखो तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू कि एल्कीन जो है हमारे पास A और B एग्जैक्टली सेम है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो B एल्कीन है वो सिर्फ पहले वाले का इमेज है। तो ये क्या आ रहा है, ये CH3 आ रहा है, बोलो, है ना? और इधर क्या आ रहा है मुझे बताओ, इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें कितने एल्काइल ग्रुप्स है, ये कार्बन है, ये वाला, यहाँ वाला कार्बन नंबर 1। ये कार्बन नंबर 1 का क्या सीन है मुझे बताओ, एक इधर से ग्रुप है, एक इधर से कनेक्शन, तो इसमें सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप्स लग रहे हैं।
तो ये आपका बी एल्कीन जो है वो मेजर एल्कीन, ए और बी को मेजर बोलोगे, नामकरण करो इसका। तो ये क्या बना 1 2 3 4 5 6, तो साइक्लोहेक्सीन बनेगा पहली बार। और देखो 4 ऑप्शन थे, हमें बस इतना पता होना चाहिए था कि ओल से ईन बनता है। सोच लो, सोचना ही नहीं था इतना। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रखा है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एन तो बनता ही नहीं है, एल्कीन बनता है। 1 साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, मीथेनॉल तो बनता ही नहीं है, हेक्सेनॉल से डिहाइड्रेशन से एल्कीन बनता है। तो बी ही आंसर हो जाता है इसका। समझ आ रही है? इतना समझने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि एल्कीन यही है ना। तो साइक्लोहेक्सीन और फर्स्ट कार्बन पे क्या लग रहा है? मिथाइल। ये बात समझ आ गई सबको? तो बोलो Yes, एवरीबॉडी। ma'am. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है द कलर ऑफ KMNO4 इज ड्यू टू व्हाट? बताओ। इसमें आपको ये रखना है डीडी ट्रांजिशन से सिर्फ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कलर आता है बेटा। डीडी ट्रांजिशन से सिर्फ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में कलर आता है, ठीक है? Charge transfer. सॉरी, Questions from ligands. Charge transfer from ligand to metal. करेक्ट, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। तो इसमें क्या सीन है देखो, यहाँ पे MnO4-1 है ना, ये आपका पर मैग्नेट आयोन है, पर मैंगनेट आयोन है, ठीक है? तो ये जो पर मैग्नेट आयोन है इसके अंदर क्या सीन है? इसके अंदर सीन ये है कि Mn है, करेक्ट है? राइट। तो MnO4 है, ये है, ये और ये स्ट्रक्चर है। तो Mn क्या करता है ना, Mn पे कैसा चार्ज आया? +7। अब जब लाइट पड़ती है ना इसके ऊपर, जब लाइट पड़ती है इसके ऊपर, तो क्या होगा कि लाइट पड़ने से जो O के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये डबल बॉन्ड बनाने जब आता है तो Mn का चार्ज +6 में कन्वर्ट हो जाता है। तो लाइट पड़ने से ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होता है डबल, किसके अंदर? मैंगनीज के d ऑर्बिटल्स के अंदर, मैंगनीज के d ऑर्बिटल्स के अंदर। समझ आई? तो इसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो ये आपका, इसका आंसर आप याद कर लो, दिस इज आंसर नंबर बी, ठीक है? मेटल टू लिगेंड नहीं है, लिगेंड टू मेटल है। ओ लिगेंड हो गया और मेटल आपका मैंगनीज हो गया। तो हीट पड़ने से विबग्योर आया, विबग्योर जब पड़ा इसके ऊपर तो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब हुई। किसने अब्सॉर्ब करी? लिगेंड ने अब्सॉर्ब करी। लिगेंड कौन है? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा किसको? मैंगनीज को। तो बहुत स्लाइटली, थोड़े समय के लिए +7 से मैंगनीज का चार्ज चेंज होके +6 हो जाएगा, क्योंकि मैंगनीज इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम ऑक्सीजन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। ठीक है जी, बात समझ आ रही सबको? तो बताओ। Yes, अब ma'am. सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, मुझे बताइए। SN1 रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, बताइए। 3 degree, 2 degree. 3 डिग्री। होता है ना? तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देखते हैं, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देखते हैं। अब तुम देखो जरा, तो विच वन डू यू थिंक इज अ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन? पहले वाला जो है, अगर ब्रोमीन चला जाता है तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा। ये अगर याद नहीं है तो देख लो, दिस इज गोइंग टू बी एलाइलिक कार्बोकेटायन। डबल बॉन्ड के पड़ोस वाला जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एलाइलिक में रेजोनेंस होती है। दूसरा वाला बना बेंजीन, C6H5 होता है बेंजीन, फिर हुआ CH2, और जब Br चला जाएगा तो ये बना बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, ठीक है जी। फिर ये वाला क्या बना? C6H5CH, C6H5Br। इसका क्या मतलब है देखो, इसका मतलब है ऐसा, इसका मतलब है CH C6H5 C6H5 और यहाँ Br। तो जब ये Br चला जाएगा तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा जो कि 2 डिग्री है।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? और डी वाला क्या है? ये CH है, यहाँ बन रहा है C6H5, बोलो, और यहाँ आ गया CH3 और यहाँ आ गया Br, तो Br फिर चला जाएगा तो ये आ गया। अब तुमसे पूछ रहा है तो 4 कंपाउंड्स बना दिए। दिस वाज माय स्ट्रक्चर A, दिस वाज माय स्ट्रक्चर B जिसे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन कहते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर C एंड दिस इज स्ट्रक्चर D। आप मुझे बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन के हिसाब से ज्यादा स्टेबल होगा? और जो भी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, जो भी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा उसका क्या सीन है मुझे बताओ। ABCD में से विच वन डू यू थिंक इज मोर स्टेबल? मैम CH3 वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ना, स्टेबलाइज कर देगा उसे। करेक्ट है। तो यहाँ से तो एक हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी आती है और बेंजीन रिंग से रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आती है ना? और ये बेंजीन रिंग से फिर से रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आती है, बेंजीन से फिर से रेजोनेंस की स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो अभी कहाँ पे वेयर डू यू थिंक द रेजोनेंस इज मैक्सिमम? टेल मी। हम थर्ड में होगा। थर्ड में होगा क्योंकि 2 बेंजीन रिंग है, तो 2 जगह से 1 बेंजीन लगता है तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो 2 बेंजीन लगेंगे तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दूसरे वाले के बनेंगे। तो थर्ड वाला इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। एलाइलिक में सिर्फ ये रेजोनेंस हो रही है, ठीक है, एलाइलिक में सिर्फ ये रेजोनेंस हो रही है। एवरीबडी, बच्चे किसी को भी कहीं डाउट है प्लीज लेट मी नो, ठीक है जी। तो थर्ड वाला आपका मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। बी वाले में एक ही बेंजीन ग्रुप है, तो बी वाले में अगर एक ही बेंजीन ग्रुप है तो उससे क्या समझ आ रहा है मुझे बताओ, बोलो। 5 रेजोनेंस 5 स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो वो कम है। यहाँ पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं डी वाले में, लेकिन एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इफेक्टिवली सबसे ज्यादा स्टेबल सी का ही हुआ, है ना? आगे चलो। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो जरा। फोर्थ में बताती हूँ, फिफ्थ देखो, कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डिल्यूशन इज 390. Using the graph and given information, the molar conductivity of CH3COOK will be. अब तुम देखो इन्होंने क्या करा है, रीड द क्वेश्चन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दे दी, हमने खुद रॉस लॉ पढ़ा है। तो यहाँ पे किन किन की बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है CH3COOH की, यहाँ बात हो रही है HCl की क्योंकि मुझे डायग्राम में HCl दिख रहा है, यहाँ बात हो रही है KCl की, मुझे डायग्राम में KCl भी दिख रहा है, और यहाँ बात हो रही है CH3COOK की क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है। 390 दे रखा है मुझे लैम्डा नॉट, इसका मतलब हो गया मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यस और नो? ये दे रखा है। और ग्राफ देखो जरा, ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ HCl का ग्राफ कहाँ जाके टच कर रहा है? 425 पे। और KCl का ग्राफ कहाँ जाके टच कर रहा है? 150 पे। सही बात है। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि मैम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl भी दे रखा है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, वो है 425, और KCl का भी दे रखा है 150। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ KCl भी दे रखा है अपने को 150। यूनिट से तुमको कुछ लेना देना है नहीं। तो अब इक्वेशन बनाओ। मैंने आपको क्या बताया था, जब इक्वेशन बनाते हैं तो हम ऐसे 2 सब्सटेंसेस चूज करते हैं जिनका कैटायन एनायन अलग होता है। देखो अगर मैं CH3COH को तोड़ू तो ये ऐसे टूटेगा, और KCl को तोड़ू तो ये ऐसे टूटेगा, ये सारे ऐसे टूटेंगे, देख लो। तो जहां नेगेटिव CH3COO नेगेटिव है तो मैं इसके साथ CH3COO नेगेटिव K नहीं ले सकती, और HCl है तो उसमें Cl है तो Cl के साथ KCl नहीं ले सकती। CH3COH के साथ H है तो मैं HCl का H है तो वो नहीं ले सकती, दोनों को इकट्ठा। किन किन को ले सकती हूँ बताओ?
Who do you think I should club together to make certain equation? बोलो. CH3COH हम्म. और KCl. CH3COH plus KCl. क्योंकि कैटायन एंड आयन इनके अलग अलग है ना. अब नेगेटिव गोज विद पॉजिटिव, पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव, तो क्या बनेगा? CH3COO नेगेटिव K पॉजिटिव और HCl. बोलो. हाँ या ना? और जैसे ये इक्वेशन बन गई तो अब इस इक्वेशन का क्या सीन है? बोलो बोलो. कि CH3COOH का कितना वैल्यू है? 390. तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, क्योंकि HCl इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा. ये मुझे दे देगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOK. ठीक है. तो ये वैल्यू कितनी बनी? CH3COH की वैल्यू है हमारे पास 390. KCl की वैल्यू है मेरे पास 150. HCl की वैल्यू कितनी है मेरी? 425. तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डिल्यूशन ऑफ CH3COOH. मैंने उनको बोला है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आके बैठ के पढ़ लो. कोई ऐसा मैंने डाउट 4 से 6 लेने शाम में. ठीक है. तो 390 प्लस 150. अरे अंशुल मैं नहीं पढ़ा रही बेटा, बच्चे बैठ के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दैट्स इट. अब बिल्कुल बैठ सकते हो, बिल्कुल बैठो. अपने सैम्पल बस लेके आना, क्वेश्चन सॉल्व करो. शाम में 4 से 6 डाउट में 4 से 6 लूंगी. बिल्कुल आ जाओ, कोई इशू नहीं. ठीक है. तो इसमें से 425 घटा दो क्योंकि इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड इक्वेशन, तो वो है ही, सब में कोएफिशिएंट्स 1 1 ही है. ठीक है. इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो आपका 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, है ना. और 3 में से 2 गया 1 और 5 में से 4 गया 1. तो मेरा ये आंसर आ जाएगा 115. सेकेंड ऑप्शन. सवाल समझ आ गया सबको? ऑनलाइन गेम्स एवरीबॉडी. चैट में क्या बता रहे हैं? Yes, ma'am. हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल. ठीक है एवरीबॉडी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अक्षत, अभिषेक, Yes, ma'am. भव्या, Yes, मोक्षिका, ma'am. Yes, नव्या, ma'am. युवराज. गाइस एवरीबॉडी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अब नेक्स्ट देखो, आगे पढ़ो. उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाट इज द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर सोडियम क्लोराइड. NaCl का मॉलिक्यूल का मोलर कंडक्टिविटी बता दो. अगर मोलर कंडक्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आयोन्स है तो लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस. देखो मोलर कंडक्टिविटी आयोन्स की लिखते हैं ये वाले लैम्डा से, विच यू जनरली यूज फॉर वेवलेंथ. और ये वाला वैल्यू लिखते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं कैपिटल लैम्डा. तो क्या लिखेंगे बोलो? दिस इज कॉल्ड लैम्डा प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव. और NaCl के अंदर आप देखिएगा, NaCl के अंदर एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही आयोन है Na का और एक ही आयोन है Cl का. तो इसीलिए 1 टाइम्स Na प्लस और 1 टाइम्स Cl नेगेटिव. तो Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कितना बन रहा है? 51.12 इंटू 10⁻⁻4 प्लस Cl नेगेटिव का कितना बन रहा है? 73.54 इंटू 10⁻⁻4. So this is going to be the molar conductivity of NaCl. Are you understanding my point? इसको बस ऐड कर दीजिए, that shall be your answer. तो वो कितना बनेगा? 51.12 और 73.54. ठीक है. तो ये हो जाएगा 124.66. दैट इज गोइंग टू बी द आंसर. मान लीजिए मैं आपको इसी से एक कंपाउंड देती हूँ. मैंने कहा जी PO4-3 का मोलर कंडक्टिविटी है 100 और मैंने आपको बोला Na3PO4 का मोलर कंडक्टिविटी निकालो. तो पहले मुझे बताओ कि Na3PO4 ब्रेक कैसे होगा? दिस इज गोइंग टू ब्रेक एज 3 टाइम्स Na प्लस आयोन्स एंड PO4-3 आयोन्स. ऐसे ही ब्रेक होगा ना, बोलो. क्योंकि एक फॉस्फेट को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? Na प्लस. कितने Na प्लस चाहिए अपने को? -3 चार्ज एक एनायन पे है, तो कैटायन पे कितना चार्ज है? बोलो. कैटायन पे कैसा चार्ज है?
+1. ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या सीन है? सीन यहाँ पे ये है कि 3 Na+ आयन है ना, और PO4 -3 आयन्स है, तो PO4 -3 तो एक ही निकल के आएगा और Na+ के 3 निकलेंगे, तभी न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ये बात सबको समझ आनी चाहिए, एवरीबॉडी। Yes, ma'am. अब मान लीजिए Na का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 51.12 into 10⁻⁻4 प्लस 100 into 10⁻⁻4, मान लीजिए PO4 का है, तो Na का कॉन्सेंट्रेशन को मुझे 3 गुना कर देना है कंडक्टिविटी को, ठीक है ना। बाहर वेट करो, मैम बाहर ही पढ़ाएंगी, बाहर लॉबी में बैठो, ठीक है जी। इनको ऐड कर दीजिए, तो 151.12 into 10⁻⁻4, सॉरी मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई भी करना चाहिए था, तो 3 times 2 6, 3 times 1 3, 0.3 times 1 3 and 15 into 10⁻⁻4 plus 100 into 10⁻⁻4, let's suppose something like that। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा 253.36 into 10⁻⁻4। आई बात समझ के नहीं? ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो आपको सॉल्ट बहुत ध्यान से देखना है कि सॉल्ट ब्रेक कैसे हो रहा है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इस टाइप के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन द पेपर। और देखो नाउ देयर वाज दिस वन क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप वुड हैव लॉन्गर लाइफ, O15 और O19, given that the rate constants for O15 and O19 are so and so। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट मतलब के दे दिए। O15 एक आइसोटोप है ऑक्सीजन का, उसका रेट कांस्टेंट का वैल्यू है 5.63 इंटू 10⁻⁻3। सेकेंड इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स से पहले बताओ ऑर्डर क्या है, बोलो। सेकेंड इनवर्स से ऑर्डर क्या है, बोलो। Everybody, when you look at the unit of the rate constant, how do you decide the order? बताइए। मैम पावर से करते हैं ना। हाँ, तो क्या जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स की पावर 1 - n, है ना, यस मैम, लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, ऐसा होता है कुछ। n-1 सेकंड ये होता है n-1 और 1 - n। तो अभी तो सिर्फ सेकेंड इनवर्स बचा है ना, यानी कि मोल्स की पावर 0 हो रही है, लीटर की पावर 0 हो रही है, तो सेकेंड इनवर्स है। तो यहाँ n-1 शैल बी 0, तो n की वैल्यू 1 है, और यहाँ 1 - n इज 0, तो भी n की वैल्यू 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं। अब देखो के आपको दे रखा है, मुझे पहले बताओ किसका के बड़ा दिख रहा है तुमको? 10 की पावर -3 बड़ा है या 10 की पावर -2 बड़ा है? टेल मी व्हाट इज बिगर? 10 की पावर -2। जो बड़ा है, अब हाफ लाइफ क्या रहता है? 0.6931 ओवर के, तो के और हाफ लाइफ का इनवर्स प्रोपोर्शन है ना भाई, बोलो। तो के अगर कम है तो टी हाफ ज्यादा है, तो यही तो पूछ रहा है कि कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप का
लॉन्गर हाफ लाइफ होगा। तो जिसका के कम है, सॉल्व करने मत बैठ जाना इसको। के कम किसका है करने को, अगर वैल्यू पूछ ली जाए तो फिर तो डेफिनेटली यू विल पुट इन द वैल्यू, है ना। बट अगर आपको बोला जाए कि भाई निकाल के बताओ तो अलग बात है, फिर तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करना ही पड़ेगा। बट माई क्वेश्चन टू यू इज कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेलिंग इट कि किसका हाफ लाइफ ज्यादा है, आपको के दोनों का अलग अलग दे रखा है, जिसका के कम उसका टी हाफ ज्यादा। सिंपल। ये लॉजिक समझ आता है सबको? तो बोलो एवरीबडी। Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या सीन है हमारा बताओ। तो किसका के हाफ कम है, ये वाला O15 का। तो O15 का हाफ लाइफ थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। तो O15 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ ये क्वेश्चन। एनी डाउट्स इन दिस एनीबडी? सचिन एनी डाउट्स बेटा? अभिषेक, नव्या, No, ma'am. भव्या, अक्षत, No, मोक्षिका? ma'am. No, ma'am. You're No, good. ma'am. ठीक है बेटा। No, ma'am. नेक्स्ट देखो, No, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखो, हाउ वुड यू डू दिस क्वेश्चन नाउ, जस्ट सी। देखो, लुक एट दिस 8th क्वेश्चन। COCl6 दे रखा है, उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। पहले बताओ COCl6 किस टाइप का क्वेश्चन है, किस टाइप का कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल या कैसा? Dihedral. ऑक्टाहेड्रल, 6 कार्बन है भाई, 6 क्लोरीन है, 6 लिगेंड से तो ऑक्टाहेड्रल Octahedral होगा। है। और Cl4 वाला कैसा है, वो बोलोगे कि मैम Tetra. वो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल हो सकता है, पर हमारे सिलेबस में सिर्फ टेट्राहेड्रल ही है, तो स्क्वायर प्लेनर के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब सुनो, तुमसे बोल रखा है कि जो स्प्लिटिंग हुई ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऊपर 2 आते हैं, नीचे 3 आते हैं। तो ये जो गैप है ये 18,000 का है। तो आपसे बोल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बता दो फॉर COCl4, ये टेट्राहेड्रल है। तो हमने क्या पढ़ा था बताओ, कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जो है वो 4/9 टाइम्स ऑफ ऑक्टाहेड्रल दे रखा है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल से 4/9 टाइम्स होती है। तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी दे रखी है अपने को, तो बस सॉल्व कर दो। तो डेल्टा T शैल बी 4/9 टाइम्स 18,000। तो आंसर आ जाएगा 8,000। सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको कुछ भी पूछ सकता है कि टेट्राहेड्रल का दे के ऑक्टाहेड्रल पूछ सकता है, ऑक्टाहेड्रल का दे के टेट्राहेड्रल पूछ सकता है, विच एवर वे यू वांट टू सॉल्व इट। ठीक है जी, दैट इज द क्वेश्चन। और देखो, जस्ट हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ब्यूटेन अमीन क्या है, 1 2 3 4। तो CH3 CH2 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 है ना। फिर है NN डाई मिथाइल इथेन अमीन। इथेन अमीन मतलब कि मैम ऐसा है, 2 कार्बन उस पे NH2 और डाई मिथाइल है, N विद डाई मिथाइल, इसे बोलते हैं NN डाई मिथाइल इथेन अमीन। तो लॉन्गर चेन के साथ ले लेते हो आप, लॉन्गर चेन के साथ ले लेते हो N को, है ना, और N पे जुड़ गए मिथाइल। तो ये कितना आ जाएगा, NN डाई मिथाइल इथेन अमीन। ठीक है, ये पार्ट है। और एक आपको बोल रहे हैं N इथाइल इथेन अमीन, ये क्या कह रहा है, CH3 CH2 इथाइल N H और एक ही इथाइल ग्रुप लग रहा है ऐसा। समझ आ गई? बोलो। Yes, ma'am. अब मुझे बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, जब 2 अमीन्स आपस में जुड़ते हैं तो दे associate with the help of hydrogen bonding. Where do you think the hydrogen bonding should be maximum out of the structures A, B and C? Tell me. A. A followed by B, और C में तो होगी नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि हाइड्रोजन N से कनेक्टेड हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा।
तो A फॉलोड बाय B फॉलोड बाय C, तो सबसे ज्यादा A में हो जाएगा, तो D ऑप्शन आ गया। नहीं सॉरी, सबसे ज्यादा A में आ गया, फिर B, फिर A ऑप्शन हो गया। ठीक है, so this is how the question shall be put up. Next question देख लो, what is the next question they are saying? Next question कह रहा है ये वाला, कहते हैं for the reaction A plus 2B gives me AB2, A plus 2B gives me AB2, ठीक है जी। The order with respect to reactant A is 2, ठीक है, and order with respect to reactant B क्या दे रखा है, ये कंप्लीट ही नहीं दे रखा क्वेश्चन। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A is 2 and with respect to B reactant, okay, not given to me। तो देखो अगर मान लो रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू 1 होता फॉर एग्जांपल, तो क्या हुआ, कैसे लिखते, R इक्वल्स टू K इंटू A की पावर 2 और B की पावर 1, ऐसा लिख देते। कंप्लीट नहीं है ये क्वेश्चन, मैंने इसमें आगे आपको जस्ट टू फिल इन द क्वेश्चन आई हैव added up the order as 1. So what is this happening? For the reaction A plus 2B to give me AB2, the order with respect to reactant A is 2 and with respect to reactant B is 1. ये दे रखा है, ठीक है। It says what will be the change in the rate of the reaction if the concentration of A is doubled and B is halved? अब बताओ, तो न्यू रेट क्या होगा, A को डबल कर दिया और B को हाफ कर दिया, तो न्यू रेट क्या बन के निकलेगा, R1 ओवर R2 K टाइम्स A स्क्वायर B रेज़ टू पावर 1 और नीचे आ जाएगा K टाइम्स 4A और B ओवर 2। तो यहाँ K से K चला गया, B से B चला गया, समझ आ गई बात। और A स्क्वायर से A स्क्वायर चला जाएगा और 2 से 2 चला गया, तो ये बन गया R1 ओवर R2 शैल बी 1 ओवर 2। तो क्रिस क्रॉस करने पे बनेगा 2 टाइम्स R1 शैल बी R2, दैट मीन्स न्यू रेट शैल बी 2 टाइम्स द रेट, so it is going to become increases 2 times. Are you understanding my point? ठीक है, तो रेट इंक्रीज हो गया बाय 2 टाइम्स। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस में करे थे, so I hope you are understanding how does it work, and this is actually going to be the rate law question, जहां आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन बच्चे दे दिया गया है। Are you understanding my point? बोलो, फंडा समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, now just have a look. All right, now just have a look at this question. ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो जरा 11th पढ़ो। Which of the following test or reactions is given by aldehydes as well as ketones? ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो aldehydes and ketones दोनों देते हैं, बताइए। 2,4-DNP test. 2,4-DNP टेस्ट, क्योंकि टॉलेंस एंड फेलिंग्स टेस्ट तो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं और एक्चुअली कैनिजारो भी सिर्फ एल्डिहाइड देता है, लेकिन कौन सा एल्डिहाइड जिसमें नो अल्फा एच है ना। और एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, एल्डोल कंडेंसेशन कौन देता है, जिसमें अल्फा एच होता है। जिसमें अल्फा एच होता है। दोज एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, दोज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये भाविका, भाविका, Which have alpha H. भाविका, क्लास चल रही है, अब यहाँ आवाज नहीं आती बहुत तेज मेरे को, जो बोल रहे हैं सर चुपचाप करो, ठीक है। तो ये हो गया। Which of the following statements is not correct for amines? पढ़ो, most alkyl amines are more basic than ammonia solution। सही बात है, ये सही बात है। सवाल बोल रहे हैं नॉट करेक्ट, कि सही कौन सा नहीं है, ठीक है। क्या कहना चाहता है कि एल्काइल अमीन अगर है
और एक अमोनिया है। तो हमने पढ़ा था कि अमोनिया तो पे लोन पेयर है ही जो डोनेट कर सकता है, लेकिन ये क्या करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, किसको देगा, N को देगा। सही बात है, स्टेबलाइज कर देगा उसे। एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, स्टेबलाइज नहीं करेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, हाँ तो हाँ ये हाँ इजीली डोनेट कर पाएगा, है ना। तो बाहर इसका डोनेशन बढ़ जाएगा अगर इसकी तरफ एल्काइल ग्रुप्स इस पे जोड़ दिए जाए। तो ये CH3 है, ये NH है, ये CH3 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। और ये आ गया CH3। तो if you connect as many alkyl groups to the N group of the NH2, the lone pair shall be removed easily and thereby the basic strength of the amines shall also increase. इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। आगे चलो, फिर बोलता है CH3NH2 on reaction with nitrous acid releases NO2 गैस। बताओ बताओ, CH3NH2 क्या करता है, CH3NH2 अमीन है, नाइट्रस एसिड होता है HNO2, ये बेसिकली NaNO2 HCl की बात कर रहा है। नाइट्रोजन गैस निकालता है लेकिन वो तो नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है ये, क्योंकि डायजोटाइजेशन होती है, याद है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्कोहल बनता है सीधा, और नाइट्रोजन गैस। तो यही यही एंड गलत हो गया, ठीक है। और थर्ड पढ़ लो, यही पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, है ना। हिंसबर्ग रिएजेंट रिएक्ट्स विद सेकेंडरी अमीन्स। तो सेकेंडरी अमीन्स क्या होते हैं, N जिस पे 2 अल्काइल ग्रुप्स लग रहे हो उसको सेकेंडरी अमीन कहते हैं। और हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। सही बात है। तो ये HCl हट जाएगा, बोलो। यस मैम। तो बेंजीन ये है, S डबल मैम बॉन्ड 2 O। डिग्री और 3 डिग्री एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? क्या, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्डिहाइड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? there is no 2 degree or 3 degree aldehydes. Aldehydes are always a terminal group. मैम फीलिंग्स टेस्ट में होगा, उसमें 1 डिग्री एल्डिहाइड ही होता होगा। There is no 1 degree aldehyde. Aldehydes are, all aldehydes are 1 degree. There is no 2 degree or 3 degree aldehyde. CHO ग्रुप बनाते हो तो उस पे जगह ही कहाँ बचती है, बताना। एक कार्बन की तो जगह बचेगी पीछे जोड़ने के लिए। हम्म। तो all aldehydes are always terminal। ये चीज क्लास में कितनी बार डिस्कस करी गई होगी, ठीक है। टर्मिनल ग्रुप होता है CHO। तो एसिड जो होते हैं ये सिर्फ 2 डिग्री, ये सिर्फ 1 डिग्री ही होते हैं। कीटोन्स 2 डिग्री होते हैं, कीटोन्स 2 डिग्री होते हैं, क्योंकि CO ग्रुप जो उस पे जुड़ रहा है उसके इधर उधर एल्काइल ग्रुप्स ये हमारे आ रहे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं। तो इस सेंस में बोल सकते हो, लेकिन अदरवाइज इट इज नो 2 डिग्री 3 डिग्री एल्डिहाइड एज सच। और जो नॉर्मल हमारे पास हैं जो टेस्ट हैं, ठीक है, आई शेयर द वीडियो ऑल्सो टुडे। एक बार आप लोग देख लेना, उसको रिवाइज कर लेना, आप लोग के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट रिवाइज हो जाएंगे कि कैसे वी आर डूइंग द क्वेश्चंस, राइट। बोलो, इतना समझ आ गया तो बोलो, कहीं पे कोई दिक्कत है तो बोलो, यस मैम। ठीक है। आगे चलो, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ पूछा है, तो क्या हम ये लिखते हैं K इक्वल्स टू A e की पावर माइनस EA बाय RT, यही होती है ना हमारी आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन में अगर तुम लॉग ले लो ln के, तो ln ऑफ A e की पावर माइनस EA बाय RT, तो ln के इक्वल्स टू ln A प्लस ln E की पावर माइनस EA बाय RT। सही बात है। ln का मतलब log टू द बेस E को बोलते हैं ln, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो ये ln के लिख लो, चाहे log टू द बेस E लिख लो, log है तो log है, और यहाँ पे माइनस EA बाय RT आ जाएगा, और log E टू द बेस E है। समझ आई बात कि नहीं। तो log E टू द बेस E क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। समझ आ गई। तो ये हमारे पास आ जाएगा ln k इक्वल्स टू log A माइनस EA बाय RT, ये बना। तो 1 बाई टी को तो इसने एक्सप्रेस कर दिया x पे, तो ये तो मेरा x हो गया।
तो क्या ये इक्वेशन ऐसी नहीं लग रही? ln k माइनस ई ए बाय आर 1/t प्लस ln a। तो कंपेयर करना जरा इसको, ये हो गया y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो m क्या आ गया? माइनस ई ए बाय आर, और c क्या आ गया? ln a। ये पॉइंट क्या आ गया? ln a। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट, कि ओरिजिन से कहाँ तक कट करा जा रहा है ग्राफ को। तो ये याद रख लीजिए, स्लोप अगर इसका बनता है तो ये क्वेश्चन आ जाता है माइनस ई ए बाय आर, और c मतलब y इंटरसेप्ट हो गया ln a। दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर इस टाइप का क्वेश्चन कोई सैम्पल पेपर में आता है तो यू विल हैव टू डू इट अगेन, आई विल नॉट डिस्कस इट। Please make sure that I cannot repeat these questions again and again. Once told, please keep them in your mind, copy them down properly. I will share with you the videos. I'm recording it. Sample papers record कर you. Please make sure that you're doing it properly. अब टाइम बचा नहीं है तुम लोग के पास ज्यादा, तो जिसने पढ़ाई नहीं करी प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। इतना मैम लास्ट वाला स्टेप फिर से समझाना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करा ना बेटा। जब ग्राफ बनाते हो आप, तो आप कैसे बनाते हो ग्राफ बताओ? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी ही तो लाइन की इक्वेशन होती है। यस तो मैम। मैंने इस वाले पार्ट को पहले लिख दिया माइनस ई ए बाय आर टी। तो टी 1/t, देखो ना ग्राफ में 1/t पीछे एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रखा है। और स्लोप नेगेटिव आने का मतलब क्या है मुझे बताओ? स्लोप नेगेटिव आने का मतलब क्या है? बोलिएगा। इनवर्स। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब क्या है? कि नीचे लाइन ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी एक्स पे आके, तभी तो ऑब्ट्यूज एंगल यस बनेगा, मैम। तभी तो स्लोप नेगेटिव है। तो ये सवाल पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है आपको कि इस ग्राफ का आपको बताओ। तो हमारी इक्वेशन आई ln k इक्वल्स टू माइनस ई ए बाय आर 1/t प्लस ln a। तो मैं कह रही हूँ इसको देखो, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो, तो m ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और c ये आ जाएगा। ln k का यस मैम। वैल्यू हमने कहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है? देखो ना, y पे रिप्रेजेंट कर रखा है, वाई और एक्सिस पे 1/t को हमने x पे रिप्रेजेंट कर रखा है। एक्स पे। तो मेरे को x और y तो मिल ही गया। तो स्लोप क्या यस हो गया? मैम। स्लोप होता है m। तो वो आ गया माइनस ई ए बाय आर। कहाँ दे रखा है माइनस ई ए बाय आर? सी ऑप्शन। और वाई इंटरसेप्ट यस क्या दे रखा है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कट कर रहे हैं, वो हो जाएगा ln a। क्या मेरी ये बात समझ आ रही तो बोलो। यस मैम। ठीक है जी, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है आपका। ऑलराइट, यस मैम। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या सीन है? कहता था यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2a + 2b गिव्स यू a2b2। ये कोई रिएक्शन है, इसका रेट लॉ दे रखा है r इक्वल्स टू a² इंटू b की पावर 1। ठीक है, तो माई पॉइंट हियर इज कि अगर r मेरे पास ये है, ठीक है ना, तो आपको बोल रहे हैं विच हैज अ रेट k a² b, ये दे रखा है। तो आपसे बोल रहे हैं बताओ इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? रेट कांस्टेंट कौन है? के। सवाल ये कि इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है इसका 3। ओवरऑल ऑर्डर क्या बना? 3। अगर नहीं समझ आता तो वैसे कर लो। रेट की यूनिट क्या होती है? हमेशा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। के की यूनिट निकालनी है। ए का क्या है? ये कॉन्सेंट्रेशन, तो यानी कि मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, और बी का क्या है? मोल्स पर लीटर की पावर 1। तो के कितना आ जाएगा? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड ओवर मोल स्क्वायर लीटर -2, और नीचे आ जाएगा मोल्स की पावर 1 लीटर की पावर -1। तो मोल से मोल कैंसिल हो गया, 1 लीटर से 1 लीटर चला गया। ये क्या बना? मोल ऊपर जाके हो गया मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, दैट शैल बी के। तो ऑप्शन हुआ डी। ठीक है, बात समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। नेक्स्ट यस क्वेश्चन मैम। देखेंगे। मोक्षिका देखो समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिएगा। FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2, इसका क्या मतलब है बताइए?
ये कोई सॉल्ट है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड मोहर सॉल्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मोहर सॉल्ट। अभी जो मोहर सॉल्ट है ये बोल रहे हैं कि इसको ब्रेक करा, तो इट इज अ काइंड ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्यों है बोलो? डबल सॉल्ट इसीलिए है क्योंकि इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन and it is going to give me Fe plus 2 and SO4 minus 2. अमोनियम सल्फेट है तो ये बनेगा NH4 plus 1 और SO4 minus 2. पानी अपने बहुत कम आयोन्स देते हैं, तो पानी के आयोन्स को हम कंसिडर नहीं करते। तो इफेक्टिवली मुझे कितने एक मोल आयोन या एक मॉलिक्यूल टूटने से कितने आयोन्स मिल रहे हैं बताना जरा। एक मोल Fe plus 2 मिल रहा है, एक मोल सल्फेट मिल रहा है, 1 2, एक मोल सल्फेट यहाँ से मिल रहा है और 2 मोल अमोनिया मिल रहा है, तो 2 और 2 1 और 1 2 3, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। आंसर आ गया इसका 6। ठीक है, दिस इज दी क्वेश्चन। 14 तक तुम लोग बताओगे। टेल मी हाउ वुड यू डू 14? करिए। हम एक Fe में ब्रेक हो, फिर SO4 में, फिर NH4 हम्म, जो ऊपर वाला। ये देखो ना, यहाँ पे ये 2 था तो 2 एक्चुअली सल्फेट से आया और अमोनियम रेडिकल था, तो अमोनियम रेडिकल पे +1 चार्ज रहेगा। तो कितने अमोनियम रेडिकल सल्फेट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे? सल्फेट पे -2 चार्ज है, आप बताओ। 2 कर पाएंगे। 2 कर पाएंगे। और FeSO4 जब टूट रहा है तो सल्फेट पे -2 ही होता है, तो Fe पे +2 होना चाहिए, यस मैम। तभी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो जब ये टूटेगा तो Fe +2, और डबल सॉल्ट क्या करता है? डबल सॉल्ट अपने सारे आयोन्स रिलीज कर देता है। तो एक तो ये निकल गया 1, एक सल्फेट ये निकल गया 2, 2 ये निकल गए, 2 और 2 4, 4 और 1 5। मैंने क्या कर दिया? आपने तो मैंने 6 6 कर बोला दिया। था आई एम ना। सो सॉरी। यस यस, 1 2 3 4 5। यस, आई शुड हैव बीन कॉशियस, सॉरी। या इट शुड बी 5, करेक्ट। ठीक है, वो एडिशन में गलती होगी मेरे से। ठीक है, समझ आ गया मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। आगे चलिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। कहता है द ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन टू बेंजाल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड एज, व्हिच रिएक्शन डू यू थिंक इट इज? टोल्यूइन क्या होता है और बेंजाल्डिहाइड क्या होता है, बताओ। हाँ जी, बिल्कुल मोक्षिका, गुड जॉब। व्हाट इज टोल्यूइन? टोल्यूइन होता है बेंजीन पे CH3 और इस पे आपने डालना है CrO2Cl2, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। मैम इटार्ड रिएक्शन है ये। हाँ जी, तो ये बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड। समझ आ गई बात सबको? देखो ये क्वेश्चन यस मैम। आगे चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है असर्शन रीजन। देखो जरा, व्हाट डज दिस क्वेश्चन से? करो, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एन ईथर इज मोर वॉलेटाइल देन एन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। बताओ सही बात है कि नहीं? वॉलेटाइल मतलब मैम वेपर, जिसमें वेपराइज से बना निकल। लेता है, वेपर का बना लेता है, करेक्ट। तो इफ इट इज गोइंग टू फॉर्म द वेपर्स, माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर वो वॉलेटाइल है, ठीक है, वो वेपर्स बना सकता है, तो इससे क्या समझ आता है बोलो? कहते हैं एन ईथर इज मोर वॉलेटाइल देन एन अल्कोहल। ऑब्वियसली व्हाई अल्कोहल्स वुड बी वॉलेटाइल? अल्कोहल्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यस मॉलिक्यूल्स मैम। को टाइटली होल्ड करती है। व्हाई विल द मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट क्विकली? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो मॉलिक्यूल्स तो टाइटली इवेपोरेट होंगे ही नहीं। आई बात समझ? तो यस माय मैम। क्वेश्चन इज कि एन ईथर इज मोर वॉलेटाइल देन एन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। क्वेश्चन है ईथर्स आर मोर पोलर इन नेचर। तो असर्शन तो सही है, ट्रू है,
रीजन की बात करिए, रीजन की बात करिए। कहते हैं रीजन गलत है। ईथर्स आर पोलर इन नेचर से क्या फर्क पड़ता है? ईथर्स आर पोलर इन नेचर से क्या फर्क पड़ता है? बेंड शेप होती है ईथर्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स ओ की तरफ शिफ्ट यस कर रहते हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो ऊपर की तरफ ही आ गया, तो पोलर तो है। ठीक है, पोलर तो है। माय क्वेश्चन टू यू इज कि उससे क्या फर्क पड़ा, पोलैरिटी से क्या फर्क पड़ा? तो ईथर्स पोलर है, ये भी ट्रू है, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं तो है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, स्टेटमेंट्स दोनों सही है, पर रीजन असर्शन का करेक्ट रीजन नहीं है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। नेक्स्ट देखिएगा, कहते हैं प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। सवाल कहता है द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बताइए, प्रोटीन्स के यस दो मैम। स्ट्रक्चर होते हैं, ट्रू, सही बात है, और दोनों सेकंड स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स को प्रोटीन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, बिल्कुल, ये लेकिन भी ट्रू ये है। दोनों सही है अगेन, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस बात से क्या लेना देना कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो ये दो स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, दो की जगह तीन भी आ सकते थे, इजंट इट? तो इसका आंसर है बी, कि भाई बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, एक बार प्लीज चेक भी कर लीजिएगा, बिकॉज असर्शन रीजंस के चांसेस सबके सही नहीं होते, बट मेरे हिसाब से इट शुड बी बी। ठीक है, समझ आ गई बात? तो बताइए। यस मैम। ठीक है, Yes, आगे ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो। कहते हैं actinide elements are strongly paramagnetic or magnetic moment values of actinides are lesser than the theoretically predicted value. ये कैसे है बताओ? मैग्नेटिक मोमेंट जो है वैल्यूज एक्टिनाइड्स का, ये मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा क्या स्टेटमेंट है, ठीक है ना? आई विल चेक इट आउट एंड देन आई हम डिस्कस। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हुआ है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इसका रीजन ये है कि भाई जैसे हम कहते हैं ना कि एक्टिनाइड्स के वैलेंस शेल्स में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं, है ना? ऐसे ही जंप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे, तो जंप कर जाते हैं, तो यहाँ बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते तो मैग्नेटिक मोमेंट इनका ज्यादा होता है, ठीक है। तो नॉर्मली पैरामैग्नेटिक तो ये होते हैं, तो रीजन तो सही है, लेकिन इसमें क्या है कि इनका वैल्यू जो निकाला गया वो लेस होता है थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड वैल्यू से। तो अगर वैल्यू लेस होता तो फिर वो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक कैसे हुए, है ना? तो इसमें ये स्टेटमेंट असर्शन मुझे गलत लग रहा है, सो मेरे हिसाब से ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, दिस शुड बी डी। मैम मैग्नेटिक मूवमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अलग तरीके से निकाला जाता है ना। उनकी डी दो ब्लॉक। वैल्यूज होती हैं, हाँ उसमें ऐसे होता है हाँ, n/2 का अंडर रूट, ठीक है, और फिर उसके अंदर एल का भी ये जो नॉर्मल रोल होता है। रहता है, हाँ जी, हम्म। 2 × L+1 L/L+1 का अंडर, ऐसे करके निकाला जाता है। So there is a certain formula that we follow to calculate the magnetic moment values of actinides. तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये आपको स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन आया है, तो हम इसको डिस्कस एक बार कर लेंगे, एक बार देख के मैं डिस्कस कर दूंगी, ठीक है ना? छोड़ दो उसको, बट कीप इन माइंड दैट आई हैव टू डिस्कस इट, मैं कल कर दूंगी डिस्कस। नेक्स्ट देखिएगा, पढ़ो। कहते हैं टर्शियरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन्स इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट पे टर्शियरी अमीन ज्यादा बेसिक है। टर्शियरी अमीन कौन हुआ? जिसपे 3 एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और वो ज्यादा बेसिक है कॉरस्पॉन्डिंग टू, ठीक है, देन प्राइमरी, सही बात है। क्यों ऐसा? यस मैम, क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें CH3 डोनेटिंग ग्रुप है ना, इलेक्ट्रो डोनेटिंग, तो वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे N को करेक्ट, जो सेकंड डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, ठीक है ना? तो टर्शियरी अमीन्स हैव 3 एल्काइल ग्रुप्स व्हिच कॉजेस प्लस आई इफेक्ट, सही बात है। तो बिल्कुल ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। So this is the concept. Understood or no?
ठीक है, नेक्स्ट देखो। नाउ रीड दिस। तो मेरे ख्याल से 19th क्वेश्चन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। 19th क्वेश्चन एवरीबडी कैन ट्राई। इसमें फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन लगेगी KT इज इक्वल टू 2.303 log of A naught upon A naught minus x. Please try this and solve this question. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टाइम दे रखा है 50% कंप्लीशन के लिए, उससे K निकाल लो। K निकाल लो, टाइम है 69.3, दैट इज व्हाट 2.303 log 100 लिया था, 50 बचा, सही है। इसको सॉल्व करो, K निकालो। अगले वाले के लिए टाइम निकालना है, जो K पहले वाले से कैलकुलेट करा है वो दूसरे वाले में आप डालिए। इक्वल पुट करना है फिर। हाँ 20 बचा। आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस, ये बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, account for the following. There are 5 OH groups in glucose. How do you detect that there are 5 groups in the glucose structure? What experiment do you think we perform? Do you remember we add acetic anhydride? Yes or no? एसिटिक एनहाइड्रेट डाला था तो 5 जगह पे पेंटा एसिटेट बन गया था। जस्ट हैव अ लुक एट दोज रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस याद रखिएगा। ग्लूकोज के 6 रिएक्शंस हमने करे थे ये दिखाने के लिए कि उसके अंदर कितने कितने ग्रुप्स हैं। CHO का एक ग्रुप है ना। प्राइमरी अल्कोहल एक है, सेकेंडरी अल्कोहल्स 4 हैं, टोटल OH ग्रुप्स 5 हैं, कार्बन की चेन लीनियर है, और CHO रिड्यूसिंग शुगर है तो ये टॉलरेंस टेस्ट भी दे देती है। ठीक है, तो ये आपको सारे टेस्ट लिखने पड़ेंगे। तो NCERT में जाओ, NCERT में पेज खोलो ग्लूकोज वाला, वहां पे सारे टेस्ट दे रखे हैं ये वाले। सिर्फ रिएक्शंस याद करने हैं आपको, और आपको उन रिएक्शंस की हेल्प से जस्टिफाई करना है कि क्योंकि ये रिएक्शन हो पाया इसीलिए हम कह रहे हैं कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो अगर किसी को नहीं मिले लेट मी नो, मैं मार्क करवा दूंगी, पर एज मच एज आई रिमेंबर वो नोट्स में लिखवाए हुए हैं रिएक्शंस आपको। ठीक है ना, देखो आगे, ये सेम रिएक्शन है। These are again the test of glucose. Please read the tests of glucose. There are 6 tests of glucose to हम detect कौन से चैप्टर? biomolecules. ओके, Next देखिएगा। अब देखो ये तुमको कई बार करा चुके हैं। During electrophilic substitution reaction of haloarenes, para substituted derivative is the major product. ये कर सकते हो, सिमेट्री होती है इसमें। The product क्योंकि इसमें form इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है ना, एंड सिमेट्री। नहीं, पैरा में क्या होता है, आप क्या लिखोगे? इट फिट्स वेल इनटू द क्रिस्टल लैटिस। ओके, सिमेट्रिकल होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज अ वेरी वेरी स्टेबल एंड हेंस मेजर। यहाँ बोल रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज अ रेसिमिक मिक्सचर। बोलो क्यों? द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन इज अ रेसिमिक मिक्सचर। बोलो क्यों? क्या मैम होता है? SN रिएक्शंस तो वन स्टेप रिएक्शन होता है। नहीं, SN1 रिएक्शंस 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं। सॉरी SN, हाँ सॉरी 2 स्टेप होता है। अब देखो जरा, यहाँ पे क्या सीन है। कोई कार्बोकेटाइन में ले लेती हूँ, है ना। तो मान लीजिए इस टाइप का कोई कार्बोकेटाइन मेरे पास है, और ये मैंने आपको एक अलग टाइप का दे दिया जिसमें ये कार्बन कायरल था। कोई Cl जुड़ा हुआ होगा इससे, ये है कायरल नहीं? कार्बन की प्रेजेंस से बनता है ना कायरल रेसिमिक कार्बन की प्रेजेंस में ही मिक्सचर। रेसिमिक मिक्स है। करेक्ट करेक्ट। तो ये कायरल कार्बन था, अब इसका Cl चला गया। तो जब Cl चला गया तो यहाँ पे ये ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटाइन बन गया, और अब इस पे OH नेगेटिव का टॉप अटैक या बॉटम अटैक होगा। सही बात है। और जब इस पे OH का टॉप अटैक या बॉटम अटैक होगा तो C पे क्या लगेगा मुझे बताओ? CH3 टॉप अटैक होगा तो बाकी सबको नीचे आना पड़ेगा। और OH ऊपर से लग जाएगा। और प्लस क्या है, अगर नीचे से अटैक हो गया तो OH नीचे लगेगा, तो CH3 CH2 CH2 CH3 और CH2 CH3। सही बात है।
तो हमारे पास ये सिस्टम है, सही है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बना वो भी कायरल बना, तो अगर एक 50% डेक्स्ट्रो बनेगा तो एक 50% लीवो बनेगा, क्योंकि 50% पॉसिबिलिटी है टॉप एंड बॉटम अटैक की। और जब इक्वल प्रोपोर्शंस में लीवो और डेक्स्ट्रो बनता है तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, क्योंकि वो सब्सटेंस आपका, वो मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, हाँ या ना। सो दिस इज हाउ वी सॉर्ट ऑफ टेक दिस क्वेश्चंस। तो ये लिखोगे आप इसके अंदर कि भाई यहाँ पे टॉप अटैक होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। टॉप बॉटम अटैक होने के कारण अगर आपका जो सबस्ट्रेट है वो कायरल है तो प्रोडक्ट भी कैसा बन रहा है, प्रोडक्ट में भी रेसिमाइजेशन हो रही है, और रेसिमिक मिक्सचर आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जो आपका रेसिमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है जी। दैट इज हाउ वी सॉर्ट ऑफ डू इट। मैम ये वर्कशीट आप मुझे सेंड कर सकते हो? ओके। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखो क्या तेरा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा काम है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत करें, ट्राई करना भी, मैं ऐसा बताती हूँ। हाँ, नहीं कुछ नहीं। क्लोरोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन कह रहा है विच वन हैज हायर डाइपोल मोमेंट एंड वाई, बताओ। फ्लोरोमीथेन। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के करेक्ट। कारण तो हाँ, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। तो हमने 99% केसेस में ये बोला है कि जिसका Q ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, तो वहां डिस्टेंस मैटर नहीं करता। लेकिन इन रियलिटी ना यहाँ पे CCl बॉन्ड जो है ना ये एक्सेप्शनली थोड़ा लॉन्गर हो जाता है, और फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, दे आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर ये इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है कि जितना चार्ज नेगेटिव फ्लोरीन या क्लोरीन क्रिएट कर रहे हैं उतना ही कार्बन भी प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उतना ही कार्बन भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो माय पॉइंट हियर इज व्हाट, कि मैम बॉन्ड लेंथ लेकिन किसकी ज्यादा है? CCl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्योंकि कार्बन तो 6 है, तो फ्लोरीन के साथ छोटा बॉन्ड बनाएगा लेकिन कार्बन क्लोरीन के साथ बड़ा बॉन्ड बनाएगा। नहीं, ये बात समझ। तो जो CCl बॉन्ड है वो लॉन्गर है और चार्ज कंपेरेबल है दोनों पे, इसीलिए CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। तो ये याद रखना, CH3Cl एक लौता ऐसा केस है जहां पे चार्ज मैटर नहीं करता, वहां बॉन्ड लेंथ मैटर कर जाती है, द ओनली सिंगल केस ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन लिख लो इसमें कि डाइपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव अप्रोक्सीमेटली, thereby the charges are comparable but the CCl bond length is longer than CF bond length, all right, and which is why the dipole moment of CH3Cl is more than the dipole moment of CH3F. Ma'am, dipole moment has nothing to do with polar nature. बिल्कुल, डाइपोल वही होता है, अगर आपका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो पोलैरिटी तो ज्यादा होगी ना। Yes, ma'am. ठीक है, अब ये 25th इज गोइंग टू बी योर वर्क, ये आप लोग करोगे, और 24th भी आप लोग करोगे, ठीक है, कि रिएक्शन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। ट्राई एंड फाइंड आउट द क्वेश्चंस, नहीं होता है तो देन आई विल डिस्कस, लेकिन ट्राई एंड फाइंड आउट द क्वेश्चंस, क्या आंसर्स। मैम फास्ट हो जाती कैटलिस्ट की वजह से। करेक्ट, और टेम्परेचर घटा दिया तो स्पीड घट जाएगी, सीधी बात है। स्पीड भी घट जाएगी क्यों? मैम, कोलिजन होते हैं ना, स्पीड, सॉरी।
करेक्ट है। टेम्परेचर घटाओगे तो कोलेजन की स्पीड घट जाएगी, तो कोलिजन कम हो जाएंगे। तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो इफेक्टिव कोलेजन कम हो गए तो प्रोडक्ट बनने में दिक्कत आएगी। ठीक है, रिएक्शन रेट बनेगी। रिएक्शन रेट नहीं होगा। समझ आ गई मैं क्या बोल रही हूँ? ये कॉन्सेप्ट है। तो कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन रेट बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, बिकम्स फास्ट। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है तो बोले। नो मैम। ठीक है जी।